हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स कितने होते हैं और सिस्टम ऑफ फोर्सेज में दो टाइप, बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेज और अनबैलेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेज हम लोगों ने खत्म किया। आप उस वीडियो में जाकर इस चैप्टर की शुरुआत का पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद आज के टॉपिक में है इनर्शिया। तो सबसे पहली बात आती है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा नेचर होता है जिस नेचर की वजह से वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता है। मतलब ये कि अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहेगी, वो मूवमेंट में आना नहीं चाहेगी, उसका नेचर है वो। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने घर में सो रहे हैं और आपसे बोला जाए कि जरा फला सामान ले आओ या फला चीज उठा के ले आओ या फला काम करके आओ, तो आपको एक बार थोड़ा आलस लगता है। आप सोचते हैं कि यार चलो अच्छा भला रेस्ट के मोड में थे, ये पता नहीं काम कहां से टपक पड़ा। खैर आप वो काम करते हैं, आप जाते हैं, उठते हैं, फिर आप उसको मन से करते हैं, लेकिन शुरुआती पॉइंट जो हमारे दिमाग में हिट करता है वो आता है कि एक बार थोड़ा हमको आलस लगता है। वही आलस का जो नेचर होता है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि आप खेल रहे हैं, आप मोशन में हैं और वहां आपको अचानक किसी ने कहा चलो घर चलो, तो वहां भी आपको थोड़ा लगेगा अरे यार क्या हो गया। तो ये क्या हो गया जो पॉइंट स्ट्राइक किया आपके दिमाग में, ये जिस नेचर की वजह से किया दैट नेचर इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो जिस भी स्टेट में है वो उसी स्टेट में बना रहना चाहता है, वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है, वो अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है, ये नेचर है। तो दैट नेचर इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया इज द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये डिफाइन किया जाता है कि इट इज द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच it opposes the change in its state, स्टेट का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं। नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। ये भी एक बात समझ लीजिए, आप उस स्टेट की बात भी अगर समझिएगा तो वहां भी एक तरह से इनर्शिया आता है। मान लीजिए कि आप यूपी के रहने वाले हैं, मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपको अचानक से तमिलनाडु जाना पड़ जाए किसी जॉब के सिलसिले में, नौकरी करने, कुछ अर्निंग के लिए, किसी बिजनेस पर्पज से, तो आप जल्दी जाना, एक बार थोड़ा आलस लगता है कि यार कहाँ दूर जाना पड़ेगा। हाँ, टूर वूर करना है, घूमने जाना है तो थोड़ा एंजॉयमेंट रहता है, तो आदमी बड़ा इजीली तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में थोड़ी सी परेशानी तो आती है, क्या ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तो मौसम खराब है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव आता है जो आपको उस स्टेट को चेंज करने से एक तरह से रोकने की कोशिश कर सकता है। दैट नेचर इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इस चीज को हमने कैसे डिफाइन किया कि नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। उसके बाद ये इनर्शिया जो है वो कितने टाइप का होता है। तो ये पहला टाइप जो हमारे इनर्शिया का होता है दैट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के स्टेट में है तो वो रेस्ट के स्टेट में ही बने रहना चाहेगा। अगर आप उसको एक तरह से ऑर्डर दें कि यू हैव टू मूव, तो उसमें थोड़ा आलस आएगा।
वो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट की इनर्शिया का नेचर, यानी कि रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहना चाहेगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, वो चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। वो चल रहा है तो वो चलते ही रहना चाहेगा, दैट इज द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि वो चल रहा है तो चलता ही रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि अगर कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपने आप अपना डायरेक्शन भी चेंज करना नहीं चाहेगा। अगर स्ट्रेट रोड पे चल रहा है तो वो स्ट्रेट रोड पे ही चलना चाहेगा, वो मुड़ना नहीं चाहेगा। इस बात की सबसे पहले खोज जो है वो एक फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने ये बताया कि हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया का नेचर होता है और वो कितने तरह का होता है, क्योंकि यही तीन नेचर हो भी सकता है, रेस्ट का नेचर यानी रेस्ट का इनर्शिया, मोशन में रहने का नेचर यानी मोशन का इनर्शिया, और किसी एक फिक्स डायरेक्शन में रहने का नेचर, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये बात हो गई इनर्शिया की। उसके बाद ये सारे नेचर जो हैं वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इन तीनों टाइप्स में से जो भी एनर्शिया मौजूद होगा वो उसके मास से रिलेटेड होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि एनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर है तो कोई चीज रुकी हुई है, वो ज्यादा बड़ी चीज है तो उसमें आलस ज्यादा है, कोई छोटी चीज है तो उसमें आलस कम है। कोई भी चीज रेस्ट का नेचर हो, मोशन का नेचर हो, डायरेक्शन का नेचर हो, अभी ये बात और आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ समझने के बाद हम और डिटेल में समझ जाएंगे कि वो कैसे मास पर डिपेंड करता है। यानी कि हम यहाँ एक पॉइंट अभी नोट करते हैं और उसका डिस्कशन और आगे करेंगे। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, या इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये बात तो हो गई इनर्शिया की कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहेगा, वो चल रहा है तो चलता रहना चाहेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते रहना चाहेगा। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय गैलीलियो। उसके कुछ दिन बाद गैलीलियो के ये प्रॉपर्टीज बताने के बाद न्यूटन ने ये सोचा कि ठीक है भाई, रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो वो चलता रहना चाहेगा, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है ये उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहना चाहेगा। लेकिन ऐसा कब तक होगा? ये बात न्यूटन के दिमाग में आई कि ऐसा कब तक होगा कि वो इस प्रॉपर्टीज को फॉलो करता रहेगा। तो न्यूटन ने ये देखा थ्रू द एक्सपेरिमेंट, थ्रू हिज एक्सपीरियंस, कि ऐसा तब तक होगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ऐसा तब तक होगा जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। मतलब ये कि मान लीजिए कि हमने यहाँ एक भारी सा पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर का मास जो है वो m है, और हम इसको रेस्ट के स्टेट से बदलना चाहते हैं। इसका नेचर क्या है? अभी हम लोगों ने इनर्शिया में ये देखा कि इसका नेचर है कि ये रुके रहना चाहेगा, रुका हुआ है तो रुके रहना चाहेगा, लेकिन हम इसका स्टेट चेंज करना चाहते हैं, हम इसको चलाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि अगर एक पत्थर रखा हुआ है और हम उसको चलाना चाहते हैं तो हमको उस पर फोर्स लगाना पड़ता है। हम साइकिल रुकी हुई है हमारी और हम साइकिल को चलाना चाहते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है। हमारी कोई व्हीकल जो है वो रुकी हुई है तो हम उसका इंजन स्टार्ट करते हैं और थ्रू द इंजन हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यानी कि इसको चलाने के लिए, यानी इसका स्टेट चेंज करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस पर फोर्स लगाएंगे, या तो ये चल पड़ेगा, अगर ये फोर्स इतना कैपेबल है
इतना सफिशिएंट अमाउंट में लग रहा है कि उसके इनर्शिया को वो ब्रेक कर दे, तो ये चल पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आप सो रहे हैं, ठीक है, आप नींद में नहीं है, आप रेस्ट के मोड में हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, और वहां पे आपकी कोई छोटी सिस्टर या आपका कोई छोटा भाई बोला भैया या दीदी जरा हमको एक गिलास पानी ले आके दे दो, प्लीज ले आओ, तो आप उसको एक तरह से डांट देंगे, चलो अपने से ले लो। यानी कि वो छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो आपके रेस्ट के इनर्शिया को ब्रेक करने में नाकामयाब रहेगा। चलिए, बहुत आप ले आ दिए, तो ले आके अगर आपने उसको पानी दे दिया, तो आपका और उस आपके छोटे भाई बहन के बीच का जो प्यार है, वो प्यार एक तरह से फोर्स का काम कर रहा है, और उसने आपके रेस्ट के इनर्शिया को ब्रेक कर दिया, और आप पानी ले आए। आप नहीं लाए तो इसका मतलब है कि वो प्यार जो है वो उस लेवल तक अभी आप उसको नहीं वो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपके इनर्शिया को ब्रेक नहीं कर पाया। अब आप लेटे हुए हैं और आपके मम्मी में से या पापा से कोई बोला, मम्मी पापा में से कोई भी बोला कि बेटा जरा पानी ले आओ, तो आप तुरंत उठेंगे, जाएंगे, ले आएंगे। अब चाहे वो मम्मी पापा का प्यार हो या मम्मी पापा का डर हो, लेकिन वो प्यार या डर आपके उस एनर्शिया को ब्रेक कर, मान लीजिए कि आप बोले कि अरे मम्मी आराम कर रहे हैं, तो मम्मी बोले चलो उठो लग लेगा, मम्मी डांट के बोलेंगे, आप फट से पानी लेके आ जाएंगे। यानी कि आपके उस रेस्ट के एनर्शिया को मम्मी का डर या मम्मी का प्यार जो है वो ब्रेक करने के लिए कैपेबल है। तो अगर ये फोर्स इस मास के एनर्शिया को ब्रेक करने के लिए कैपेबल है, तो ये उसको चला देगा, नहीं तो चलाने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। जैसे छोटे भाई को आपने कहा कि चलो अपने से ले लो, बोलेगा भैया प्लीज पैर दर्द कर रहा है, ले आओ ना, तो कोशिश तो वो कर रहा है ना, एनर्शिया के को ब्रेक करने की कोशिश वो कर रहा है। चलिए, आप थोड़ा सा उसने रिक्वेस्ट करी, थोड़ा प्यार से बोला, तो आप जाके ले आए, तो यानी ब्रेक कर ले गया। नहीं, अगर नहीं कर पाया बेचारा तो ठीक है, चलो जाके मजबूरी में अपने से ले लेता है। लेकिन अगर ये फोर्स इसको ब्रेक करने के लिए कैपेबल है, इसके इनर्शिया को, तो ये उसको चला देगा, नहीं तो चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन अपने से तो ये बिल्कुल भी नहीं चलना चाहेगा। कब तक नहीं चलना चाहेगा? जब तक कि इस पर फोर्स ना लगाया जाए। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये इस तरह से मोशन में है, ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा है, अब चल रहा है, तो ये इसका इनर्शिया ऑफ मोशन है, ये मोशन में ही बने रहना चाहेगा। अब आप इसके मोशन को अगर चेंज करना चाहते हैं, मोशन को चेंज करने का मतलब है कि आप वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं। वेलोसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं, स्पीड बढ़ाना चाहते हैं या स्पीड घटाना चाहते हैं, उस गाड़ी को तेज करना चाहते हैं या उसको स्लो करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने से वो नहीं होने वाला, आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ रेस्ट में है, इसको चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा। यहाँ अगर वो मोशन में है तो उसके मोशन को चेंज करने के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि मोशन को चेंज करने के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि मोशन को रोक देने के लिए। रोक देना भी एक तरह से चेंज ही है। इंक्रीज हुआ, बढ़ता गया, डिक्रीज हुआ, घटते घटते रुक भी सकता है, तो वो डिक्रीज में ही आता है, रुक जाना। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना, घटाना या रोकना चाहते हैं, तो वो अपने से नहीं करने वाला, उस पर एक तरह से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स उसको या तो रोकने की कोशिश कर सकता है या फाइनली रोक सकता है, बढ़ाने की कोशिश कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो यानी कि अगर वेलोसिटी में है तो वो दैट इज द रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ पहला था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरी बात ये है कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो यहाँ चल रहा है ऐसे, और हम उस ऑब्जेक्ट को अब इस तरफ मोड़ देना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम साइकिल चला रहे हैं, हम स्ट्रेट रोड पे चला रहे हैं, हमको मोड़ना होता है तो हमको अब उस साइकिल का हैंडल जो है वो टर्न करना पड़ता है। बाइक चला रहे हैं, बाइक का हैंडल टर्न करना पड़ता है।
अगर कोई फोर व्हीलर चला रहा है तो उसका स्टीयरिंग चेंज करना पड़ता है, स्टीयरिंग को घुमाना पड़ता है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। अदरवाइज अगर हम उसके स्टीयरिंग को ना घुमाएं, उसके हैंडल को ना घुमाएं, उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो उसी पाथ पर वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वी हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स थ्रू द हैंडल, थ्रू द स्टीयरिंग, थ्रू द ब्रेक्स एंड व्हाटएवर सो, जो भी तरीका किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का है, उस वो टेक्नोलॉजी हमको फोर्स लगाने के लिए दी गई है और हम उस पर फोर्स लगाएंगे तभी उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। तो हमारे पास ये तीन तरह का इनर्शिया आया और उसके बाद न्यूटन की बात आई कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को, इनर्शिया ऑफ मोशन को और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि एनी ऑब्जेक्ट wants to remain in condition of rest or wants to remain in condition of uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन हमने इसलिए बोला कि यूनिफॉर्म मोशन वर्ड जो है ये अपने आप में इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। हम ये लिख सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट wants to remain in condition of rest, or in condition of uniform motion, अभी हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में या यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में तब तक बने रहना चाहता है, यानी कि वांट्स टू रिमेन कब तक, until an external force, acts on it। यानी कि जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो उसी कंडीशन में बने रहना चाहेगा। रुका हुआ है तो रुका हुआ रहना चाहेगा और यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही बने रहना चाहेगा। यूनिफॉर्म मोशन वर्ड जो है अभी मैंने बोला कि ये इनर्शिया ऑफ मोशन और डायरेक्शन दोनों को होल्ड कर रहा है। दोनों को होल्ड करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन इस बात का मतलब होता है कि नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहां हमने वर्ड यूज किया है वेलोसिटी। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड स्पीड, आई एम यूजिंग वेलोसिटी। और ये बात हमको पहले से पता है कि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है वो होता है स्पीड और डायरेक्शन वाला पार्ट जो है वो डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर वेलोसिटी बनाते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होने का मतलब है कि ना ही उसकी स्पीड में चेंज होना चाहिए और ना ही उसके डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि ना तो उसकी स्पीड में किसी तरह का कोई चेंज हो रहा है, यानी कि गाड़ी ना तो धीरे हो रही है ना तेज हो रही है, उसकी स्पीड ना तो स्लो हो रही है ना फास्ट हो रही है, और ना ही उसका डायरेक्शन कहीं चेंज हो रहा है। यानी कि दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा
तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन में रहने का कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी कंडीशन को चेंज तब तक नहीं करना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया गया हो। ये बात आप समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कि अगर हम लोग किसी व्हीकल में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आप किसी कार में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं और अचानक से हमारी वो बस चल पड़ती है। अचानक से हमारी बस जो है वो चल पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि रुकी हुई बस में बैठे हुए अगर हम अचानक से चल पड़े तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अतः रुकी हुई बस में हम अचानक से चल पड़ते हैं तो हम पीछे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे सीट लगी होती है, हम प्रॉपर गिर नहीं जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ हम झुक तो जाते ही हैं। तो उसका रीजन क्या है कि हम सीट पर बैठे हुए हैं तो हमारे बॉडी का जो भी पोर्शन बस की सीट के कांटेक्ट में है वो तो बस की मूवमेंट के साथ मूव कर गया, लेकिन ये हमारे कमर से ऊपर का पोर्शन जो है ये बस के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो ये अपने उसी स्टेट पर बने रहना चाहता है, रेस्ट में ही बने रहना चाहता है। तो कमर से नीचे का पोर्शन आगे बढ़ेगा और कमर से पीछे का पोर्शन वहीं बना रहेगा, तो फिर तो आप पीछे की तरफ झुकेंगे। उसी तरह से अगर किसी रीजन से अचानक चलती हुई व्हीकल में ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। आगे की तरफ झुकने का क्या रीजन है कि ब्रेक लगने से गाड़ी तो रुक गई, लेकिन हमारी बॉडी जो है अभी भी मूवमेंट की स्टेट में रहना चाहेगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो जब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, तो वो गाड़ी के चलने के डायरेक्शन में ही झुक जाती है। गाड़ी कहीं टर्न करती है तो जिधर गाड़ी की टर्निंग होती है आप उसके अपोजिट साइड में झुकते हैं। कारण क्या है कि मान लीजिए कि हमारी ये व्हीकल ऐसे चल रही है और ये अचानक से ऐसे मुड़ गई, तो गाड़ी तो मुड़ गई, गाड़ी पर हमने स्टीयरिंग से फोर्स लगाया और गाड़ी को मोड़ लिया, लेकिन हमारी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो बॉडी हमारी ऐसे स्ट्रेट ही चलना चाहेगी। तो निश्चित बात है कि जब गाड़ी इधर चलेगी और आप इधर जाएंगे तो आप झुकेंगे ही झुकेंगे। तो दिस इज ड्यू टू द मतलब दिस फिनोमेना इज डिस्क्राइब्ड बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला। दूसरा ये है कि जब हम लोग किसी भी चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी चलती हुई गाड़ी से उतरना जो है वो डेंजरस होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लोग करते हैं। तो उस तरह के सिचुएशन में आपने ये देखा होगा कि जैसे ही हम लोग गाड़ी से उतरते हैं रोड पे या प्लेटफॉर्म पे तुरंत रुक जाने की कोशिश नहीं की जाती है। उसका रीजन ये है कि जब हम किसी व्हीकल में थे तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो मोशन में थी। चलती हुई गाड़ी से हम उतरे, हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी अभी भी मोशन में ही है। और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पे कदम रख के और रुकने की कोशिश करेंगे, तो चलिए पैर तो प्लेटफॉर्म से सट जाने की वजह से रुक गया, लेकिन उसके ऊपर की बॉडी जो है बिल्कुल पैर से ऊपर, हमारी पूरी बॉडी अभी भी मोशन में रहना चाहेगी। और पैर के तलवे रुक गए और बॉडी मोशन में है, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, आदमी गिर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ट्रेन या बस से, चलती ट्रेन या बस से अगर उतरते हैं बाय द वे, तो हम उसके साथ थोड़े देर तक सिंक्रोनाइज होते हैं, अपने आप को उसके साथ दौड़ाते हैं और अपने आप को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करते हुए तब रुकते हैं। उसी तरह से अगर किसी चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कोई व्यक्ति कर रहा है, जो कि वो भी नहीं करना चाहिए, किसी भी गाड़ी में चलते हुए चढ़ना या चलते हुए उतरना बहुत ज्यादा डेंजरस है, ऐसा करने की कोशिश आप बिल्कुल भी कभी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आपने देखा होगा कि वो चलती हुई ट्रेन या बस के पैरेलल पहले दौड़ता है और दौड़ने के बाद तब उस पर जंप करता है। उसका रीजन ये है कि जब वो रुका हुआ है तो वो अभी रेस्ट के स्टेट में है, अचानक से वो ट्रेन पे चढ़ेगा तो झटका लगेगा और वो गिरेगा। झटका लगने का कारण क्या होगा
कि बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, ट्रेन मूवमेंट में रहना चाहेगी। तो एक ऐसा कैसे हो सकता है कि दो कांटेक्ट में आने वाली चीज में एक रेस्ट में रहे और एक मोशन में रहे, या तो दोनों मोशन में रहे या तो दोनों रेस्ट में रहे। तो इस वजह से जो फोर्स उस पे चलती हुई ट्रेन की वजह से लगेगा इनर्शिया वाला, वो उस आदमी को गिराने की कोशिश करता है या गिरा देता है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल पे आते हैं। जब भी हम लोग किसी पेड़ में जो फल लगे होते हैं उसकी डाली को हिलाते हैं तो पेड़ से फल टूटकर गिरता है। आप देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक आम के पेड़ की डाली है और इसमें एक आम लगा हुआ है, ऐसे ये एक आम लगा हुआ है। ये एक आम लगा हुआ है। हम लोगों ने क्या किया कि ये डाली पकड़ के हिलाया। तो हमने जब डाली को हिलाया तो हमने तो फोर्स डाली पे लगा दिया। हमने ये फोर्स कहाँ लगाया? डाल पे। अब ये इस मेन मोटी वाली डाल से आम जो हमारा लटका हुआ है ये एक बहुत पतले से थ्रेड नुमा कनेक्शन से होता है, बहुत हल्का सा कांटेक्ट में रहता है। और जब ये फल हमारा पक गया होता है तो ये कांटेक्ट बहुत हद तक लूज हो चुका होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने डाली को हिलाया तो हमने तो फोर्स लगाया डाली पर, फल पे फोर्स लगा नहीं। और इनिशियल स्टेट में हमारा फल जो है वो रेस्ट की कंडीशन में था, तो हमारी डाली हिल गई और फल वहीं रेस्ट में बने रहना चाहेगा। तो निश्चित बात है कि डाली हिली और फल वहीं रेस्ट की कंडीशन में बना रहना चाहेगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये वाला कनेक्शन जो है टूट जाएगा और आम हमारा नीचे गिर जाता है। ये होता है ड्यू टू इनर्शिया। तीसरा एग्जांपल है कि मान लीजिए कि हमने एक ग्लास लिया हुआ है और इस ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख लिया है। इस ग्लास के ऊपर हमने एक कार्ड रखा हुआ है और कार्ड पर एक छोटा सा सिक्का रख लिया है, और हम अचानक से उस कार्ड को जोर से स्ट्राइक करते हैं। आप ऐसा करके देख सकते हैं कि जब आप इस कार्ड को इधर से स्ट्राइक करेंगे कोई फोर्स लगाकर, तो आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया? आपने फोर्स लगाया कार्ड के ऊपर, और ये सिक्का जो है वो उस पर रेस्ट के स्टेट में था। सिक्के पर कोई फोर्स लगा नहीं। तो जब सिक्के पर फोर्स लगा नहीं तो क्या होगा? तो कार्ड तो फोर्स लगने की वजह से आगे बढ़ जाएगा, लेकिन सिक्का वहीं रुका रहेगा, रुके रहना चाहेगा। जब उसके नीचे से कार्ड निकल गया तो आपका ये सिक्का जो है ये ग्लास में गिर जाएगा। ये एक एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लॉ ऑफ इनर्शिया का। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग इसी वजह से, चूंकि ये इनर्शिया से रिलेटेड सारे फिनोमिना को डिस्क्राइब करता है, इसलिए दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने, इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं, और इनर्शिया से रिलेटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि कोई भी बॉडी अपने इनर्शिया को मेंटेन करती है। अब वो इनर्शिया चाहे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हो, इनर्शिया ऑफ मोशन का हो, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हो, और वो कब तक मेंटेन करती है? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ कि वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये होता है कि वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। मतलब ये कि वो अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स होना चाहिए। अगर बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स हो जाएगा तो वो रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। अगर बैलेंस, अभी जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस और अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। तो हम ये एन एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम ये बात समझ सकते हैं कि दैट शुड बी अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी कि उस समय नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए।
तब वो बॉडी हमारी मूव करती है। एक छोटा सा पॉइंट और हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि ये अनबैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है वो किसी बॉडी के रेस्ट के स्टेट को, मोशन के स्टेट को, डायरेक्शन के स्टेट को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये नहीं कर पाएगा। वो ना तो मान लीजिए कि कोई एक बॉडी जो है वो यहाँ रुकी हुई है, हमने इधर से भी फोर्स लगा दिया और इधर से भी फोर्स लगा दिया, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा दिया, तो ये कहीं नहीं चलेगी, ये वहीं रुकी रहेगी। अगर मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले से चल रही थी और हमने इस पर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा दिया, तो वो चलती रहेगी, वो नहीं रुकेगी, क्योंकि फोर्स का नेट इफेक्ट तो जीरो हो रहा है। हाँ, बैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स एक काम जरूर कर सकता है कि वो शेप और साइज को चेंज कर सकता है। शेप और साइज को चेंज कर सकता है मतलब ये कि मान लीजिए हमने एक गुब्बारा लिया और उस पर इस तरफ से और इस तरफ से दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, तो उसका शेप और साइज बदल जाएगा। यानी कि बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स क्या नहीं कर सकता, तो हमने फोर्स के बारे में जो समझा था कि फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या करने की कोशिश कर सकता है, और शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। इसमें से ये सारे काम अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ फोर्स कर सकता है, सिवाय शेप एंड साइज वाले को। शेप बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्स सिर्फ शेप और साइज ही बदल सकता है, बाकी में से कुछ भी वो नहीं कर सकता है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस।